मेरे प्यारे सैनिक भाइयों एवं बहनों, मैं पूरे देश की ओर से आप सभी को भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश पूरे हर्षोल्लास के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। देश इतना निश्चिंत होकर यह उत्सव इसलिए मना पा रहा है क्योंकि देश जानता है कि सीमाओं पर खड़े होकर आप सब भारत की सुरक्षा कर रहे हैं। साथियों, भारत 1947 में स्वतंत्र अवश्य हुआ, लेकिन इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो सर्वोच्च बलिदान आप सैनिकों ने दिया है, उसके लिए राष्ट्र सदैव आपका ऋणी रहेगा। साथियों, केंद्र सरकार में एक मंत्री होने के नाते मुझे देश की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। कुछ लोग यह कह सकते हैं यह मेरा कर्तव्य है कि रक्षा मंत्री होने के नाते मैं देश के सभी सैनिकों की सेवा करूं तथा उनके सुख दुख का ख्याल रखूं। मैं उन लोगों से सहमत हूं, यह मेरा कर्तव्य हो सकता है, लेकिन मैं इस दायित्व को एक कर्तव्य से कहीं ऊपर एक सौभाग्य की तरह देखता हूं। मैं मानता हूं कि यह शायद मेरे पिछले जन्म या फिर इस जन्म के संचित पुण्य कर्म हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं इस राष्ट्र के सैनिकों की सेवा कर सकूं। भारत में जन्मे बच्चों का अक्सर यह स्वप्न होता है कि वह एक दिन सैनिक बने। मेरा भी एक सपना था कि मैं भी आगे चलकर सेना में जाऊं। किसी कारणवश यह स्वप्न तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही मेरे ऊपर कि मुझे अपने सैनिकों से जुड़ने, उन्हें करीब से जानने और उनकी सेवा करने का एक अवसर अवश्य मिला। आप लोगों के साथ जुड़े हुए मुझे 4 साल से अधिक हो गए। इन विगत 4 वर्षों में मैंने मन, वचन और कर्म से आप लोगों के लिए कुछ करने का प्रयास किया। मैं जितना आप लोगों से जुड़ता गया, उतना ही मेरे मन में आप लोगों के प्रति सम्मान और श्रद्धा बढ़ती गई। एक कहावत है, आप जितना ज्यादा किसी के करीब आते जाते हैं, उतना ही आपके मन में उसके लिए सम्मान कम होता जाता है। मतलब, आप जितना अधिक किसी को जानते हैं, उतना ही आप उसकी कमियों से भी रूबरू होते हैं और आपके मन में उसके प्रति सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन आप सैनिक भाइयों और बहनों के मामले में यह बात सही नहीं है। मैं जितना अधिक आपको जानता गया, जितना अधिक आपको समझता गया, उतना ही आपकी खूबियों से परिचित होता गया। साथियों, देश के रक्षा मंत्री होने के नाते देश की सीमाओं की रक्षा का दायित्व तो मेरे पास है, लेकिन इस दायित्व को असल मायनों में आप सभी आर्म्ड फोर्सेस के सैनिक पूरा करते हैं। राष्ट्र आपके प्रति कृतज्ञ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हम सभी आपके परिवार के प्रति भी कृतज्ञ हैं, जो आपके साथ साथ इस राष्ट्र के लिए इतना त्याग कर रहे हैं। साथियों, जब कोई नागरिक आर्म्ड फोर्सेस में शामिल होता है, तो वह और उसका परिवार जीवन भर के लिए आर्म्ड फोर्सेस का सदस्य बन जाता है। इसलिए इस विशाल आर्म्ड फोर्सेस फैमिली की जरूरतों की देखभाल और उनके इंटरेस्ट की रक्षा करना रक्षा मंत्रालय के प्राथमिक कार्यों में से एक है। जब मैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, तो उस समय मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह थी कि मैं राज्य के इतने बड़े वर्क फोर्स को कैसे मैनेज करूंगा, कैसे मैं इतने बड़े वर्क फोर्स के साथ साथ प्रदेश का भी ख्याल रखूंगा। उस दौरान मैंने कई सारी किताबें पढ़ी, कई सारे लोगों के विचार पढ़े। इसी बीच मैंने प्रसिद्ध अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थियरी अर्थात हाइजीन मोटिवेशन फैक्टर के बारे में पढ़ा। इसी 2 फैक्टर थियरी पर मैंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए भी कार्य किया, गृह मंत्री रहते हुए भी कार्य किया और रक्षा मंत्री रहते हुए भी कार्य कर रहा हूं। इस सिद्धांत में फ्रेडरिक हर्जबर्ग ये कहते हैं कि किसी भी संस्थान के कार्मिकों की कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए उनके बेसिक नीड्स की पूर्ति अथवा हाइजीन फैक्टर तो आवश्यक है ही, पर कार्मिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उनके भीतर मोटिवेशन लाना भी उतना ही आवश्यक होता है। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि आप लोगों को मोटिवेशन की क्या जरूरत, आप सब तो स्वयं ही मोटिवेशन के एक अथाह सागर हैं। इसलिए भला कोई बाहरी तत्व आपको क्या मोटिवेशन दे सकता है। लेकिन हमारी सरकार ने भी 2 फैक्टर थियरी के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाई है। देश की सेवा का अवसर मिलने के साथ ही हमारी सरकार ने दोनों ही स्तरों पर, यानी आर्म्ड फोर्सेस की बेसिक नीड्स की पूर्ति और उनके मान सम्मान, दोनों को ही प्राथमिकता में रखा और उसके अनुरूप कार्य किया।
इस अवसर पर मैं यह दोहराना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह कमिटेड है। भारत सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। वर्ष 2014 में एनडीए सरकार बनने पर हमने देखा कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को नई चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक सशक्त और क्षमतावान बनाने की जरूरत है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो अपना बेस्ट तभी दे सकता है जब उसके कार्मिकों के पास मॉडर्न और हाई क्वालिटी इक्विपमेंट उपलब्ध हों। इसलिए हमने आपके लिए शुरुआत से ही वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट और हाई लेवल ट्रेनिंग उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। हम इस बात को भली भांति समझते हैं कि बेहतरीन इक्विपमेंट और ट्रेनिंग से युद्ध में होने वाले नुकसानों को कम करने में तो मदद मिलती ही है, साथ ही इनसे सैनिकों का मनोबल भी बहुत ऊंचा होता है। यह खुशी की बात है कि आज हमारी आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग सिमुलेटर और अन्य आधुनिक तकनीकों से हो रही है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों में भागीदारी के साथ आपकी ट्रेनिंग में लगातार सुधार हो रहा है। नीश सिस्टम्स, न्यूली डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज और वार फाइटिंग के बदलते कंसेप्ट्स पर ट्रेनिंग आज की जरूरत है। इसके लिए अधिक से अधिक संख्या में पर्सनल को देश विदेश में जहां भी बेहतरीन ट्रेनिंग उपलब्ध हो वहां भेजने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। नई उभरती जरूरतों के अनुकूल नई ब्रांचेज और ट्रेड्स बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार की ट्रेनिंग द्वारा हमारी सेनाएं कौशल की नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रही हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने आपके और आपके परिजनों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके एकोमोडेशन के संदर्भ में भी पिछले कुछ वर्षों में अनेक कल्याणकारी कदम उठाए हैं। न केवल सेवा के दौरान ही बल्कि सेवा के बाद भी हमारे सैनिकों का गरिमामय जीवन सुनिश्चित हो सके, इस पर भी हमारी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। जो लोग अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर हमारी परवाह करते हैं, उनकी और उनके परिजनों की परवाह करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है और इसका निर्वहन सरकार भली भांति कर रही है। साथियों, हमारे देश में अनेक प्रकार के प्रोफेशनल्स होते हैं, सभी अपने अपने अनुरूप राष्ट्र की सेवा करते हैं। हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, टीचर आदि हैं और सभी राष्ट्र की प्रगति में अपना अपना योगदान देते हैं। पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इस देश में कितने ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें यक्स प्रोफेशनल्स के वेलफेयर के लिए एक पूरा विभाग बनाया गया है। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि पेंशन की व्यवस्था के लिए एक अलग से विभाग हो, पर किसी मंत्रालय के अंतर्गत उसके पूर्व कर्मचारियों या अधिकारियों के लिए कोई डेडिकेटेड डिपार्टमेंट हो, ऐसा आपने नहीं देखा होगा। जबकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के बंधुओं के वेलफेयर के लिए रक्षा मंत्रालय में एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है। यह दिखाता है कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस के प्रति राष्ट्र की जिम्मेदारी क्या है और राष्ट्र की प्राथमिकता भी क्या है। यह दिखाता है कि आपके प्रति हमारी चिंता क्या है और वेटरन्स हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। यह देश आप सभी के प्रति बड़ी कृतज्ञता और सम्मान का भाव रखता है। हमारे जो सैनिक साथी आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर होकर जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार की चिंता न हो, यह हमारी प्राथमिकता में है। आगे की कुछ बातें मैं अपनी सैनिक बहनों को एड्रेस करते हुए कहना चाहूंगा। साथियों, कारगिल में जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना और फ्लाइट लेफ्टिनेंट त्रिविद्या राजन दुश्मनों के खिलाफ अद्भुत साहस का परिचय दे रही थीं, तो उनके शौर्य ने यह संदेश दिया कि जब बात देश की सीमाओं की सुरक्षा की आती है तो इस देश की बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। देश की बेटियों को भी समान अवसर देने के कमिटमेंट के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2018 को अहम घोषणा करने के पश्चात सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन को सुनिश्चित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। एक ओर भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट सहित सभी शाखाएं अब महिला अधिकारियों के लिए खुली हैं। महिला अधिकारियों को पुरुष अधिकारियों के समान ही नौसेना आयुध शाखा में स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए पात्र बनाया गया है। सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण के लिए हाल के वर्षों में कई ठोस कदम उठाए गए हैं। भारतीय सेना ने इस वर्ष पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों की कमीशनिंग भारतीय सेना में
जेंडर इक्वलिटी के हमारी सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का बड़ा प्रमाण है। देश की प्रतिभाशाली बेटियों को सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस निर्णय के बाद आज देश के अनेक सैनिक स्कूलों में 1600 से ज्यादा बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इस महत्वपूर्ण कदम से राष्ट्र की रक्षा में बहादुर बेटियों की भागीदारी और भी बढ़ेगी और मुझे यह भी विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी कोई बेटी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ के रूप में सामने आएगी। आप सभी जानते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस में 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता के अभाव और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते इस पर काम कुछ नहीं हो पाता था। पर 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनते ही इस मुद्दे को हमने प्रायोरिटी पर रखकर इसे रिजॉल्व किया। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि इस योजना का पुनरीक्षण इस वर्ष हो चुका है और 17 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को 8,413 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। राष्ट्र रक्षा में हमारा कोई सैनिक साथी यदि वीर गति को प्राप्त होता है तो उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी सरकार द्वारा प्राविधान किए गए हैं। हम ये जानते हैं कि राष्ट्र की वेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले साथी को हम वापस तो नहीं ला सकते हैं, न ही दुनिया की किसी और अनमोल निधि से उसकी भरपाई हो सकती है। पर उस सैनिक साथी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उसके सम्मान में डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का प्राविधान है, जिसमें 20 लाख रुपए तक की धनराशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट ऑफ किन को लिबरलाइज फैमिली पेंशन के रूप में सैनिक द्वारा लास्ट ड्रॉन पे का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा 300 दिवसों का लीव इनकैशमेंट, स्वास्थ्य सुविधाएं और CSD की सुविधाएं भी नेक्स्ट ऑफ किन के लिए उपलब्ध हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले चर्चा की, यह कुछ बातें 2 फैक्टर थियरी के पहले हिस्से हाइजीन फैक्टर से संबंधित थे। अब मैं इस 2 फैक्टर थियरी के दूसरे हिस्से यानी मोटिवेशन फैक्टर से संबंधित भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। साथियों, पूरा देश देख रहा है कि आप सब अपना परिवार, समाज, यहां तक कि अपना जीवन दांव पर लगाकर, सुख सुविधाएं छोड़कर सरहद पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। आप सब राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। क्या यह केवल कुछ पैसों के लिए होता है? नहीं, यह सब अगर संभव होता है तो आपके भीतर विद्यमान राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना, सेंस ऑफ नेशनल प्राइड के कारण होता है। देश यह जानता है कि इसी भावना के चलते आप सब अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर होते हैं। ऐसे में एक राष्ट्र के रूप में यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम आपके उस स्वाभिमान की भावना को बरकरार रखें। और यह तभी संभव है जब यह राष्ट्र अपने सैनिकों के संदेशों, उनके आदर्शों और उनके मूल्यों के चिराग की रोशनी को कायम रखें। इसी तरह का एक चिराग हमने तब रोशन किया जब कुछ ही साल पहले सरकार ने एक विशाल नेशनल वार मेमोरियल का निर्माण कराया। यह मेमोरियल भारत माता के उन वीर सपूतों को हमारी श्रद्धांजलि है जिन्होंने अंतिम सांस और खून का अंतिम कतरा बचे रहने तक इस राष्ट्र की सेवा की। इसमें प्रज्वलित अखंड ज्योति आने वाले समय में युगों युगों तक समस्त राष्ट्र को राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रकाश से प्रकाशित करती रहेगी। अब शहीदों की चिताओं पर बरस में एक बार मेला नहीं लगता है। अब हर दिन, हर पल हमारे वीरों के सम्मान का और उनकी यादों का होता है। आप में से अनेक फौजी भाई मुझे अंडमान में सुन रहे होंगे। अंडमान अब बदल चुका है। वहां आपको आइलैंड्स के अंग्रेजी नाम नहीं मिलेंगे। वहां आइलैंड्स के नाम अब हमारे परमवीर चक्र विजेताओं एवं सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्र के वीर सपूतों के नाम पर रखे गए हैं, जो उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। साथियों, अभी हाल ही में एक सुखद संयोग हुआ और मुझे कारगिल विजय दिवस पर कारगिल वार मेमोरियल विजिट करने का अवसर मिला। मुझे वहाँ की हवा में, वहाँ की फिजा में और वहाँ पर जर्रे जर्रे में हमारे देश के वीर सपूतों के त्याग और बलिदान की गाथाएं तैरती नजर आईं। मैं वहाँ पर स्थित रिमेम्बरेंस हट में गया तो अपने वीरों का इतिहास देख मेरी आंखें नम हो गईं। मैं इस मंच से देश के बाकी लोगों से भी ये अपील करना चाहूँगा कि आप सब भी वहाँ जाएं और एक बार उस ब्लिस का अनुभव करें। मेरे प्यारे सैनिकों,
चाहे बात अंडमान के द्वीपों के नामकरण की हो या फिर वार मेमोरियल के निर्माण की। हमारे सारे प्रयास उस 2 फैक्टर थियरी के मोटिवेशन पार्ट को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही हमारे ये प्रयास यह भी दिखाते हैं कि राष्ट्र की जनता पूरे उत्साह के साथ हमेशा अपने सैनिकों के साथ खड़ी है। समूचे भारत को अपने सैनिकों पर इस बात का भरोसा है कि जब तक आप हमारी रक्षा में हैं, हमारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मेरे प्यारे सैनिकों, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य देश भी आपके ऊपर बहुत विश्वास रखते हैं। यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस में सैनिक दस्ते भेजने के मामले में हम दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रों में से आते हैं। भारतीय सेना के जवानों ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी काम किया है और मानवता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान तक दिया है। यह आपका अनुकरणीय प्रोफेशनलिज्म, ह्यूमैनिटेरियन दृष्टिकोण और करेज ही है कि यूएनओ में किसी भी शांति अभियान में भेजने के लिए आपकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। यूएनओ ही नहीं बल्कि भारत के सुदूर गांवों में भी आपके अनुशासनात्मक रवैये तथा कर्तव्य परायणता के गुण गाए जाते हैं। जब भी हमारे गांव में कोई बच्चा रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, अपने लाइफ में डिसिप्लिन ले आता है, पंक्चुअलिटी ले आता है, तो कई बार उसे कहा जाता है कि इसका स्वभाव बिल्कुल फौजियों जैसा है। मतलब आप इस देश में पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन के पर्याय बन चुके हैं। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में हमारे प्राचीन सिद्धांत पूरी दुनिया को यह संदेश देते हैं कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। हम न सिर्फ शांति चाहते हैं बल्कि अपने कार्यों से शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम इस बारे में भी बिल्कुल स्पष्ट हैं कि यदि कोई गलत मंशा से या दुश्मनी का भाव लिए हमारी ओर देखने की भी जरूरत करता है तो हमारी सेनाएं उसका मुंहतोड़ जवाब देंगी। साथियों, आज हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। यह स्वतंत्रता हमें एक दीर्घ भगीरथ तप और पूर्वजों के पुरुषार्थ से प्राप्त हुई है। एक राष्ट्र के रूप में हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा का दायित्व आपके कंधों पर है। इसलिए मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर यह बात कहना चाहूँगा कि आप सब चाहे कारगिल की बर्फीली चोटियों पर खड़े हों जहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी है, आप चाहे समुद्र की गहराई में किसी सबमरीन में हों, आप चाहे थार के तपते रेगिस्तान में खड़े हों या फिर आप चाहे भारत के उत्तर पूर्व में सदाबहार जंगलों के बीच खड़े हों, आप चाहे जहां भी हों, आप वहां तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ आप हम सभी 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में भी बसते हैं। आप सब सिर्फ हमारे रक्षक नहीं बल्कि हमारी सांसें हैं। इसलिए मेरे प्यारे सैनिकों, आज इस पूरे राष्ट्र की ओर से आप सभी को ढेर सारा प्रेम भेज रहा हूं। अंत में एक बार फिर मैं सभी सेवारत कार्मिकों के साथ साथ थल सेना, नौसेना, वायुसेना एवं तटरक्षक बल के पूर्व सैनिकों को भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।